औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम वाला है। नाज़रीन कराम, मैं हूँ राफ़े आवान। आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन रमज़ान पाकिस्तान, और मेरे साथ मौजूद हैं आपके हरदिल अजीज़ होस्ट सैयद फ़ारूक हसन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। 24वां रोज़ा आज भी 24वां रोज़ा भी गुजर गया। कुछ ही देर बाद अफ्तारी हो जाएगी और फिर हम आखिरी 4 या 5 रोज़े जो हैं वो रह जाएंगे इस माह सियाम में, इस साल में, सन 2024 में। ख़वातीन व हज़रात, मौसम जो है वो बड़ा बेयकीनी सा हुआ है। अगर आप देखें कि इस्लामाबाद की एग्ज़ाम्पल ले लें, पेशावर की ले लें या लाहौर की भी ले लें, अभी तक बूंदाबांदी भी हो रही है। कल थोड़ी सी ओले भी पड़े इस्लामाबाद में और मौसम रात को ठंडा हो गया, लेकिन दिन में गर्मी है। तो जहाँ पे ये हम कहते हैं कि अच्छा है मौसम, रोज़े भी अच्छे गुजर रहे हैं, वहाँ पे ये भी है कि ये इस मौसम में क्योंकि तब्दीली बहुत तेज़ी से हो रही है, दिन में बहुत शदीद मतलब मौसम एक्सट्रीम पे टेम्परेचर चला जाता है, गर्मी हो जाती है, रात को ठंड हो जाती है, तो तबीयत भी लोगों की बहुत ख़राब हो रही है। और वैसे भी आखिरी अशरे तक अक्सर लोगों की इम्यूनिटी भी लो हो जाती है, क्योंकि आप नॉर्मल खुराक नहीं ले रहे होते, लाइफ का पैटर्न चेंज हुआ होता है, डाइट का पैटर्न चेंज हुआ होता है, उसकी वजह से स्लीप पैटर्न बहुत ज़्यादा स्लीप पैटर्न चेंज हुआ होता है, तो आपकी इम्यूनिटी जो है ना वो काफ़ी कम हो जाती है। तो बहुत एहतियात करें प्लीज़। बेशक एक्स्ट्रा लेयर अभी ना उतारें, स्वेटर का या हल्की सी जर्सी का, वो ज़रूर रखें ताकि आपको ठंड ना लगे और आपकी तबीयत ना ख़राब हो, क्योंकि आपकी तबीयत ख़राब होगी तो आप रोज़े नहीं रख सकेंगे, और रोज़े ना रख सकें तो आप सवाब से महरूम रह जाएंगे। बिल्कुल, और कौन जानता है कि अगला रमज़ान मुबारक किसको मिले ना मिले। तो जो ये रमज़ान हम ज़िंदा हैं और ज़िंदगी का हक़ है ये कि हम अतात करें, अल्लाह की, रोज़े रखें और ज़्यादा से ज़्यादा फैज़याब हों इस रमज़ान से। बिल्कुल, टॉपिक पे बात करें, टॉपिक के ऊपर आते हैं फ़ारूक। नाज़रीन, आज का जो मौज़ूअ गुफ्तगू है हमारा आज की इस ट्रांसमिशन का, वो है ज़ौजैन के हुकूक। ज़ौजैन यानी कि मियाँ बीवी, हस्बैंड वाइफ के एक दूसरे के ऊपर क्या हुकूक बनते हैं। तो हमारे दीन इस्लाम ने बड़े ही क्लियर तरीके से बहुत सारी आयात, चाहे सूरत तलाक हो या सूरह निसा हो, मुख्तलिफ आयात में बार बार फरमाया है एक दूसरे के ऊपर क्या हुकूक और फ़राइज़ हैं दोनों की जानिब से, ताकि एक खूबसूरत माशरा, खूबसूरत घर जब तश्कील होता है तो एक खूबसूरत माशरा तश्कील होता है। अगर हम बात करें खाविंद के हुकूक के, तो बीवी की तरफ ये फ़र्ज़ बनता है कि वो अपने शौहर की अतात करे, उसकी इस्मत, उसके माल, उसके घर के तहफ़्फ़ुज़ में उसका हाथ बटाए, मोहब्बत करे, और जब वो घर लौट के आए तो उसके लिए आराइश और ज़ेबाइश का एहतमाम करे, तैयार हो, उसको अच्छे से वेलकम करे और उसकी औलाद की अच्छे से तरबियत करे, और वो ख़ातून जो उसकी ज़ौजियत में है उसके लिए सकून का बाइस बने। बिल्कुल इसके बरअक्स जब ख़वातीन की बात आती है तो यकीनन अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बहुत जगह ख़वातीन के हुकूक भी रखे हैं जो कि मर्द की जानिब फ़र्ज़ बन जाते हैं। अगर बात की जाए तो सबसे पहला निकाह के बाद का जो हक़ है औरत का मर्द के ऊपर, वो है उसके महर का हक़, यानी कि ज़ौजियत में आने के बाद सबसे पहले आपने महर अदा करना है। नान नफ़क़ा की अगर बात करें तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि सूरह निसा की आयत नंबर 3 में वाज़ेह तौर पर अल्लाह ताला फरमाता है कि उनके हक़ महर खुश दिली से अदा कर दो, यानी कि मोहब्बत से, प्यार से, बिल्कुल एक ओपन हार्टेडली आप उनका हक़ महर अदा करें। नान नफ़क़े की जब हम बात करते हैं तो नान नफ़क़े में औरत का खुराक भी आती है, पोशाक भी आती है, रिहाइश भी आती है, और सूरह तलाक की आयत नंबर 7 में इसका रेफरेंस है कि ये सारा काम मर्द के ज़िम्मे है, अपनी इस्तात के मुताबिक उसको अच्छा लिबास, अच्छी खुराक और उसको छत अता करे। साथ में मोहब्बत और शफ़क़त, क्योंकि हमारा दीन अमन का दीन है, मोहब्बत का दीन है, तो बार बार मोहब्बत और शफ़क़त का जिक्र किया गया है कुरान पाक में। एक और हक़ बहुत ही अच्छा फ़ारूक जो मैं यहाँ पे ज़रूर मेंशन करना चाहूँगी, जो हमारे माशरे का एक बहुत बड़ा मसला और अलमिया भी बन गया है, हक़ की मिल्कियत। औरत जब शादी करके निकाह करके आती है तो जो भी ज़ेवर या ज़मीन या अपने वालिदैन की जानिब से किसी भी किस्म की कोई चीज़ साथ लाती है, तो कुरान पाक में वाज़ेह तौर पर यह लिखा है, आयत नंबर 32 है सूरह निसा की, कि वो जो कुछ साथ लाई है वो उसका है, उसकी मलकियत का हक़ उसको है, उसके शौहर को नहीं। अदलो इंसाफ करें, अगर एक से ज़्यादा बीवियाँ हैं, वरना एक पर ही इक्तफ़ा करें। साथ में ये भी कहा गया है कि राजदारी का ख्याल करें, अगर बीवी ने आपको कोई राज कहा है तो एक दूसरे का लिबास बने। और अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया, एक नापसंदीदा अमल है जो कि पसंद नहीं किया गया, लेकिन उसका हक़ औरत और मर्द दोनों को दिया है, और वो है तलाक और
खुला का हक, अगर नहीं ज़िंदगी सही बसर हो रही तो अल्लाह ताला ये भी हक औरत को और मर्द को फरमाता है कि खुशी खुशी अलग हो जाए। गो तलाक एक नापसंदीदा अमल है, बिल्कुल और नापसंदीदा कहते हैं अलग कि है। सात अर्श हिल जाते हैं, लेकिन बिल्कुल ये ऑप्शन दी गई है जी। और दूसरी चीज़ जो आपने राफ़िया बड़ी तफसीली अंदाज में आपने आज का टॉपिक बयान किया, मेरे ख़्याल में इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ और जो बहुत प्रैग्मेटिक भी है और आजकल के ज़माने के हवाले से भी है, वो है जहेज़ की लानत। मेरे ख़्याल में जैसे डाउरी भी अंग्रेज़ी में कहते हैं कि ये एक हक समझ लेता है। अक्सर फैमिली जो हैं वो कहते हैं कि जी ये तो लाना ही है लड़की को। मेरे ख़्याल में ये यकीनन एक लानत है, और जिस फैमिली ने अपनी औलाद, अपनी बेटी आपके हवाले कर दी, उससे बड़ी और क्या कीमती चीज़ हो सकती है। तो ये जो दुनियावी चीज़ें ये तो बड़ी सब्सिडरी हैं, और फिर उसके हवाले से लड़की को ताने देना या लड़की की फैमिली को हरास करना, मेरे ख़्याल में ये बहुत ही नामुनासिब है। कि आपने दिया क्या है, आपने लिया क्या है हमसे, बहुत सी क्या लेने तंजीमें हैं जो इस हवाले से काम भी कर रही हैं, लेकिन मेरे ख्याल में बात आपके ईमान की है, बात आपके लॉजिक की है, और बात आपके यकीन की है। अगर आप लॉजिकली समझते हैं कि ये गलत चीज़ है तो प्लीज़ इसको अपोज़ करें। इसकी बिल्कुल माशरे में एग्ज़िबिशन नहीं होनी चाहिए, या इसको प्रोपोगेट नहीं करना चाहिए। बात की आप। बिल्कुल, जहेज़ एक लानत है, और ये हम सब इस पे इत्तफ़ा हैं इस सोच पे, तो इसलिए बिल्कुल आप इससे ना करें जिनकी भी अभी शादी फारूक, हमारा दीन तो कुछ और कह रहा है, लेकिन हमारा माशरा किसी और तरीके से तर्ज से गुजर रहा है कि जिस तरीके से डिमांड की जाती है जहेज की बच्चियों से, ट्रेडिशंस और एडिशनल बोझ है लड़की वालों के ऊपर, रिवायात बन गई जिसका कोई मजहब से ताल्लुक नहीं है कि जी एक चीज़ पहले से चलता आ रहा है इतने सदियों से, तो इसलिए ये बिल्कुल गलत है। दीन तो इतना आसान है कि दूध से वलीमा हो जाता है कि नहीं? बिल्कुल, जो चीज़ गलत है वो गलत है, उसको गलत कहना है और उस पर यकीन भी रखना है। बिल्कुल। ख़ातिन हज़रात, हम अपनी ट्रांसमिशन में आपकी मुलाकात अपने बहुत ही इंटरेस्टिंग मेहमानों से भी कराएंगे, और फिर हमारा किचन सेगमेंट भी होगा। आज हमारी मेहमान शख्सियात में जी हमारी एक बहुत ही प्यारी बहन है, डॉक्टर शाज़िया सोबिया असलम, डॉक्टर शाज़िया सुमरो भी हम कहते हैं, मेंबर नेशनल असम्बली हैं, पार्लियामेंटेरियन है, तीसरी दफ़ा पार्लियामेंटेरियन बनी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, अंदरून सिंध से इनका ताल्लुक़ है। तो इनसे हम बातें करेंगे ज़रा पार्लियामेंट की और ख़वातीन की नुमाइंदगी की। उसके अलावा ये पार्लिमानी सेक्रेटरी भी रही सेहत की पिछली गवर्नमेंट में, उस हवाले से भी बात करेंगे। हमारे आज के दूसरे मेहमान जो हैं जी, वो एक बहुत ही अहम इदारा जो है उसे हेड कर रहे हैं, ड्रैप, आप जानते होंगे, ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। इसके ये MD हैं जनाब आसिम रऊफ़ साहब, ये भी हमारे मेहमान होंगे। ड्रग रिलेटेड अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के हवाले से मुख्तलिफ सवालात हैं, ये क्या करती है, जो दवाइयाँ हैं उसे कैसे रेगुलेट करती है, कैसे इंश्योर करती है कि जाली अद्वियात जो हैं वो मार्केट में ना फैलें, इस हवाले से बात करेंगे। किचन सेगमेंट में हमारे साथ अरीज होंगी और उनके साथ नमान भाई होंगे, आज एक नई डिश बताएंगे। लेकिन हस्बे रवायत, हस्बे मामूल आज की नशियात का बाकायदा आगाज़ तिलावत कलाम पाक से करेंगे, और आज हमें बहुत ही अच्छे भाई ने हमें ज्वाइन किया है खैबर पख्तूनख्वा से, और मैं चाहूँगा कि उनको दावत दूँ, डॉक्टर कारी हमादुल्लाह हमाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल क़ुरआन ख़लक़ल इंसान अल्लमहुल बयान। अश-शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान। वन्नजमु वश्शजरु यस्जुदान। वस्समाअ रफ़अहा ववضअल मीज़ान अल्ला तطغوا फ़िल मीज़ान
وزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيम सदाकल्लाहुल अज़ीम, जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद है नाज़रीन स्टूडियोज़ में शम्सुन निसा, उनको करेंगे वेलकम, नाते रसूल मकबूल पेश करेंगी आप जी। तुलुए शम्सो कमर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं, हर एक शामो सहर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। खुदा की भेजी किताब तू है, मेरा तो सारा निसाब तू है, हुसूल इल्मो हुनर से पहले मैं तुझ पे आका दुरूद भेजूं। आका आका बड़ी शान वाले, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले दिलो जा से कुर्बान ईमान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। ज़माने थे सदियों से पलके बिछाए, वो नबियों के सरदार तशरीफ लाए, वो साकी ये कौसर, वो कुरान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले मोहम्मद हमारे, बड़ी शान वाले। उन जैसा कोई अब तक न हुआ, उन जैसा कोई होगा भी नहीं, उस कम्मल पोश के मैं कुर्बान, सीरत भी हसी सूरत भी हसी, क्या उनका मकाम व मर्तबा है इस बात से अंदाजा कर लो। आवाज है उनकी मंजिल का, रुक जाए जहां जिब्रील अमी, उनके एक बोल का मोल नहीं, याकूत तो ज़मुर्रद लाल गोहर,
है उनके एक तबस्सुम पर कुर्बान करूं फिरदौस बरी। कट जाएंगे उनकी हुर्मत पर, मिट जाएंगे उनकी इज्जत पर, वक्त आया तो दुनिया देखेगी अल्लाह की कसम ये झूठ नहीं। अल्लाह का गजब रहमत में बदल जाएगा अचानक रोज़े जज़ा। अल्लाह के कदमों में रख देंगे मेरे आका जी जब अपनी जबीन। ये मेरा कलम ये मेरी ज़बां और साफ करे क्या तेरे बयां। सिद्दीक़ा ने सच फरमाया है, खुल्क उसका है कुरआन मुबीन। उजालों से फूटे उजालों के धारे, नबी चांद सारे सहाबा सितारे। सभी जान सारी के अरमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। सुभान अल्लाह, बहुत खूब, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अज़ल से अबद तक उन्हीं के तराने, खुदा से मिलाया हबीबे खुदा ने। यहाँ आन पाते हैं सब आन वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले। बहुत खूब, बहुत खूब। माशाल्लाह, बहुत ख़वातीन मुख्तलिफ हज़रात, तर्ज में। इसके साथ एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आपने जाना कहीं नहीं, स्टे ट्यून्ड। थैंक यू। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेक बुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। रमजान का तीसरा अशरा दोज़ख से नजात का बाइस है। ऐ अल्लाह, मुझे आग से पनाह में रखना। मकाम होगा। इरशाद बारी ताला, अल्लाह ने जो तुम्हें दे रखा है
इसके जरिए आखिरत का घर बनाओ और दुनिया में भी अपना नसीब फरामोश न करो। तुम भी इसी तरह अच्छा करो जैसे अल्लाह ने तुम्हारे साथ अच्छा किया है, और जमीन में फसाद न मचाओ। बेशक अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। जी जनाब, वेलकम बैक। ख़वातीन और हज़रात, रमज़ान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद फ़ारूक हसन, मेरे साथ मौजूद है राफ़िया आवान। और जैसा कि मैंने आपसे कहा था, कमिट किया था, हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारी आज की सबसे पहली मेहमान ताल्लुक़ सिंध से, सूबा सिंध से, स्पेसिफ़िकली पन्नू आकिल सखर से इनका ताल्लुक़ है। डॉक्टर शाज़िया सोबिया असलम, डॉक्टर शाज़िया सुमरो मेंबर नेशनल असम्बली हैं, तीसरी बार पार्लियामेंट में आई हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है, नहायत ही शफीक इंसान है और एज अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ इन्होंने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए पिछली गवर्नमेंट में जब ये थी। उस हवाले से भी बात करेंगे। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, एंड आपको खुश आमदीद कहते हैं हम। बहुत शुक्रिया। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं जी, उनका ताल्लुक़ भी शोबा तिब से ही है, एक लिहाज से कह सकते हैं। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और आसिम रऊफ़ इनका नाम है। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? वेलकम टू द शो। बहुत से सवालात हमने तैयार किए हैं आप। बिल्कुल। आज के हमारे तीसरे गेस्ट हैं नाजरीन डॉक्टर अता, जो हमें स्टूडियोज़ में रमज़ान पाकिस्तान के स्टूडियोज़ में ज्वाइन कर चुके हैं। अता ख़त्तात हैं और ख़त्ताती में बहुत दिलचस्पी रखते हैं। बचपन से ही वो बहुत सारी ख़त्ताती कर रहे हैं। क्या क्या उन्होंने आइटम्स बनाए हैं और हमें क्या आज बना कर दिखाएँगे। प्लस IBA से तालीम हासिल की है और 1000 से ज़्यादा ख़त्ताती के आइटम्स तरतीब दे चुके हैं। खूबसूरती से अल्लाह ताला के नाम और कुरान पाक की आयत का ये आप हुनर रखते हैं। आपको वेलकम करेंगे रमज़ान पाकिस्तान की इफ्तार ट्रांसमिशन। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर अता, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। और अभी हम आपके पास आते हैं, लेकिन सबसे पहले डॉक्टर शाज़िया आपसे शुरू करते हैं। आप डॉक्टर हैं, ये MBBS वाली हैं या PhD वाली हैं? मैं गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर MBBS वाली, माशाल्लाह। तो सियासत में आई नो कि आपके फादर फैमिली में आपकी ये रन करता है। तीसरी बार आप पार्लियामेंट में आई हैं, सिंध से आपका ताल्लुक़ है। हम पिछले प्रोग्राम में बात कर रहे थे कि ख़वातीन की पहले नुमाइंदगी बड़ी कम होती थी कौमी असम्बली में, लेकिन अब माशाल्लाह काफ़ी सारी ख़वातीन और यंग ब्राइट डायनामिक ख़वातीन नज़र आती हैं। फिर आप पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी भी रहीं, तो सियासत में कैसे आ गई आप? मतलब कि आपने लेगेसी कैरी फॉरवर्ड की है या ख़ुद से आपने कहा कि नहीं भाई सब बहन भाइयों में पीछे हट जाओ, मैं आऊँगी? नहीं देखिए जी, ये क्योंकि फैमिली हिस्ट्री है। मेरी दादी जो हैं 1967 जब पीपल्स पार्टी की फाउंडेशन हुई थी, जब उन्होंने बेगम नुसरत भुट्टो के साथ काम किया था। तो बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा के बाद फिर मेरी बाकी फैमिली ने मोहतरमा के साथ काम किया। मैं 3rd जनरेशन हूँ अपनी फैमिली से जो इस पार्टी में हैं। और इस सारे पार्लियामेंटेरियंस रहे हैं? नहीं, पार्लियामेंटेरियंस मैं अपने घर से पहले ही हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह 3rd टाइम पार्लियामेंटेरियन हूँ। और ये है कि एक ऐसे एरिया से जहाँ पे ये समझा जाता है कि लड़कियों को तालीम नहीं दिलवानी चाहिए। मेरे बाबा अपने ट्राइब के सरदार थे, तो उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया कि जब मेरे ट्राइब की बच्चियाँ पढ़ेंगी तो ही मेरी बेटियाँ भी पढ़ेंगी। तो ट्राइब से उन्होंने अपना स्टार्ट लिया गर्ल्स एजुकेशन का। तो फिर इस तरह से हम फोकस थे अपनी एजुकेशन पे। जैसे ही मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया तो चांस मिला एज अ वर्कर, पॉलिटिकल वर्कर तो काम करते थे, लेकिन जब आगे आने का, फ्रंट फुट पे आने का चांस मिला तो फिर इनिशिएटिव ले लिया। फैमिली ने भी सपोर्ट किया, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर ये माशाल्लाह सक्सेसफुल रहे हैं। बिल्कुल आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ आसिम रऊफ साहब मौजूद हैं, बिल्कुल MD ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी हैं। जी जी जी। आसिम रऊफ साहब से दुआओं के हवाले से एक तो दुआ है, दुआ का कई बार जब जाली अद्वियात बहुत बढ़ते हैं तो लोग कहते हैं कि ये वाली दुआ करें, वो वाली दवाई छोड़ दें। डॉक्टर साहब, ड्रैप करता क्या है? ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान, इसका क्या काम है, कब बना और इसके क्या फ़राइज़ हैं? एक्चुअली ड्रैप है ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान। ओके। ये 2012 में वजूद में आया। इसके आने से पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर एक ज़ैली अदारा होता था जिसे ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन कहते थे। लेकिन ये महसूस किया गया कि जैसे दुनिया में जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, ये एक इंतहाई अहम काम है कि जी पूरे मुल्क में इन्फोर्स करना क्वालिटी मेडिसिन्स की प्रोविज़न को।
ठीक है। तो इसको मद्देनज़र रखते हुए 2012 में ड्रैप जो है उसका वजूद आया। अच्छा। और इसका बुनियादी काम ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग और जो डिस्ट्रीब्यूशन और सेल ऑफ द मेडिसिन्स, इफ़ेक्टिव और क्वालिटी मेडिसिन्स की फ्राहमी जो मुल्क में उसको इंश्योर करना है। मतलब नई दवाई आनी है तो उसने पहले आपसे रजिस्टर कराना है, जी। उस दवाई की जो डिस्ट्रीब्यूशन होनी है वो आपसे इजाज़त लेके होनी जी, है, बिल्कुल। वो दवाई असली है या नकली है उसकी सर्टिफिकेशन आपने करनी है। जी। केमिस्ट पे जो दुकान में दवाई पड़ी है वो सही है या नहीं वो भी आपने उसकी। जी। तो आपके पास क्या कोई टीम है, कोई इंस्पेक्टर्स हैं, क्या ड्रग इंस्पेक्टर्स हैं, क्या हैं? जी एस बिल्कुल, हमारे एक पूरी टीम है। हमारे जिसको ड्रैप को जो लीड करता है उसे चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कहते हैं, जो आजकल मेरी ज़िम्मेदारी है। उसके साथ 13 डायरेक्टर्स काम करते हैं। ठीक है। तो जैसे एक डायरेक्टर इन्फोर्समेंट का है, एक रजिस्ट्रेशन का है, एक हेल्थ एंड OTC का है, बायोलॉजिकल ड्रग्स का है, नारकोटिक ड्रग्स का, इस तरह 13 डिवीजन्स हैं। ओके। हमारे साथ फिर चारों सूबों के जो सूबाई हेल्थ डिपार्टमेंट्स हैं वो मिल के काम करते हैं। ओके। जो बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग है और जो इम्पोर्ट ऑफ द मेडिसिन्स है, जो नई मेडिसिन्स की रजिस्ट्रेशन है, वो ड्रैप का काम है। जो सेल पॉइंट को चेक करना, सेल पॉइंट को लाइसेंस करना, ये बेसिकली सूबों का काम है। तो अगर चारों सूबों को और जो फेडरेशन को मिला लिया जाए तो हमारे सैकड़ों इंस्पेक्टर्स की टीम है जो ये इंश्योर करती है कि जी मेडिसिन्स जो हैं वो क्वालिटी की फ्राहम की जाएँ। सही। अच्छा, आपसे हम ये भी जानना चाहेंगे आसिम साहब, जब कोई ड्रैप की बात करता है तो हमारे जहन में तासुर ये जाता है कि शायद सिर्फ एलोपैथिक मेडिसिन की रजिस्ट्रेशन का काम है। तो क्या एलोपैथिक, होम्योपैथिक, तिब, ये तमाम जो चीज़ें ये सब कुछ गुजर के जाता है रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है वो भी हिकमत आपके अंदर वगैरह? आते हैं? जी जी जी। एक्चुअली जैसे मैंने बताया कि 2012 से पहले सिर्फ एलोपैथिक था। 2012 के बाद इसके स्कोप को एक्सटेंड कर दिया गया और अब इसमें ये सारी होम्योपैथिक, अल्टरनेट हर्बल, हकीम जो आते हैं वो भी, और ये जो सप्लीमेंट्स होते हैं जो जिम्स वगैरह में, जी, वो भी सारे जी, सप्लीमेंट्स भी आते हैं। जी, प्रोटीन शेक और ये वो प्रोटीन, सारे। जी। अच्छा, यानी कि हर तरह की जी, चीज़। जी। ठीक है, डॉक्टर आगे अता के पास बढ़ेंगे। चलिए। अता के पास चलते हैं। डॉक्टर साहब आपने MBA किया है? MBA किया, उसके बाद फिर इंटरनेशनल मार्केटिंग में PhD की अमेरिका से। माशाल्लाह। फिर खताती की तरफ कैसे आ गए? ऐसा था कि मेरे जो फादर थे उनको शौक़ था, तो अच्छा। घर में इराक़ से कुछ किताबें मौजूद थी जिसमें जब कुरान पाक नाजिल होता था तो उस दौर में कोई प्रिंटिंग प्रेस नहीं था, तो इसी फ़न से कुरान पाक की आयत को महफूज किया गया। शुरू में पत्थरों पे भी लिखा गया, चमड़े पे भी, खजूर के पत्तों पे भी। तो वो जो फॉर्म्स थी वो उस किताब में थी, तो उसमें मैंने काम करना शुरू किया। तो ये मेरे लिए एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक्टिविटी बन गई। उसके बाद जो इसके हरूफ हैं उन पर काम करते करते अरबिक हरूफ ठीक हो गया। जैसे ख़त कूफ़ी है जो कि मतलब कूफा में पॉपुलर था, स्केल से होता है। फिर इसी तरह ख़त सुलस है, इसी तरह ख़त दीवानी है, ख़त नस्तालीक है। तो वो मैं लेवल्स अचीव करता गया। मेरे लिए गेम ही ये बन गया। और सोने और चांदी के साथ भी और आग के साथ भी लिखा जाता है? जैसे ये अभी हम पेंटिंग बनाएंगे, इसमें सूरह रहमान की आयत लिखेंगे और इसमें जब ये गोल्ड फॉइल्स हम लगाते हैं तो और भी ज़्यादा खूबसूरती बढ़ जाती है। तो इस फ़न को महफूज करना, इसको आगे बढ़ाना, ये हमारा मतलब समझ लें कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, हमारा विरसा है। माशाअल्लाह। और पूरी दुनिया में इस्लामिक आर्किटेक्चर में अगर देखें तो ब्यूटी ऑफ कुरान का एक चैप्टर नज़र आएगा, इमारतों पे, मेहराबों पे कुरानी खताती आपको नज़र बिल्कुल। और खताती के एक नमूने में कितना वक्त लग जाता है आप? खताती के एक नमूने को देखिए, दो चीज़ें होती है। एक तो आप पहले उसकी ग्राउंड प्रिपेयर कर लेते हैं, तकरीबन 2 से 3 घंटे में वो ड्राई हो जाती है। फिर उसके बाद डिपेंड करता है कि आपने किस तरह का जो है कंटेंट बनाना है, बोल्ड है या डिटेल्ड है या नक्काशी के साथ है, उसमें ऐड करते जाएं। एक ऑन एवरेज अच्छी इस साइज़ की जो पेंटिंग है वो 2 से 3 दिन में बन जाती है। कहाँ वैसे आप अता नुमाइश कर चुके हैं अपने नमूनों की? को मौका मिला आपको लोकली इंटरनेशनली काम करने? जी, उसमें इस तरह कि अलहमरा लाहौर में है कल्चरल कम्प्लेक्स, वहाँ पे तो स्टूडेंट लाइफ में ही हम पार्टिसिपेट करते रहे हैं। उसके बाद आजकल चूँकि डिजिटल मीडिया का दौर है, हम एक वीडियो अगर लगा देते हैं तो उसके ऊपर 1 से 2 लाख व्यूज़ तो एक दिन में आ जाते हैं। तो इस तरह ये है कि इस मतलब IT और आर्ट के कम्बिनेशन को आगे लेके चल रहे हैं। और कुरान पाक का जो ये काम है इसको खूबसूरती से लिख के इस ब्यूटी ऑफ कुरान को पूरी दुनिया में लेके जा आज क्या करने वाले हैं? आज क्या बनाएंगे? आज जो है सूरह रहमान की आयत है, फ़बियही अलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, वो इधर लिखेंगे। ऊपर अर रहमान एक बोल्ड कलर से लिखेंगे। फिर बाकी उसकी जो फिनिशिंग है, कुछ कलर्स भी मैंने इधर थोड़ी सी स्पेस छोड़ी हुई है वर्किंग एरिया, उसको प्रोग्राम के ख़त्म तक बन जाएगी। जी डेफिनेटली। चलें फिर आगाज़ करें। बिल्कुल टेस्ट, हाँ ये टेस्ट शुरू हो चलें गया जी, आगाज़ करें। तब तक हम किचन से हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल, किचन से होके आते हैं, फिर वापस आके डॉक्टर शादी से बात करते हैं। बिल्कुल नाज़रीन, किचन की जाने पड़ेंगे जहाँ मौजूद हैं अरीज फातिमा, और उनसे जानेंगे कि आज क्या पक रहा है अरीज की किचन में।
जी बहुत शुक्रिया। आज पापा सेलिस के किचन में शेफ़ नोमान हमारे लिए तैयार कर रहे हैं स्पैगेटी पोमोडोर। एक तो बड़ी क्विक रेसिपी है, सिंपल है, लाइट है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से तैयार हो जाएगी और अफ्तार में आप इसको इसलिए बहुत ज़्यादा इंजॉय कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा लाइट है। अच्छा, आपको ये एक और वेरिएशन है पास्ता की लिस्ट में क्योंकि ये डिफरेंट है और पास्ता लवर्स के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी जो है उनकी लिस्ट में शामिल हो चुकी है। अब इसको हम पोमोडोर क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर यही पास्ता हम अपनी सोसाइटी में या कहीं और बना रहे होते तो उसमें चूँकि टमाटर बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं तो उसको कोई टोमेटो सॉस स्पैगेटी कह देता या टोमेटो प्यूरी स्पैगेटी कह देता, लेकिन चूँकि ये इटालियन टेस्ट है तो इस वजह से इसको पोमोडोर कहा गया है। अब इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाएंगे मैं जल्दी से आपको वो बता देती हूँ। स्पैगेटी है तो हमने हाफ डन बॉइल्ड अपना पास्ता ले लिया है। बाकी इसकी जो टिप्स हैं, जो ट्रिक्स हैं वो मैं आपको बाद में ज़रूर दे दूँगी। साथ हमारे पास टोमेटो प्यूरी है जिसको हमने टोमेटो पेस्ट बनाया हुआ है, कुछ सॉल्ट ऐड करके, वाइट पेपर और ब्लैक पेपर ऐड करके। रेसिपी कार्ड हमारे नाज़रीन के लिए स्क्रीन पर आ रहा है, आप इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। साथ में ढेर सारे हमें चेरी टोमेटोज़ चाहिए होंगे जो स्पैगेटी की कुकिंग के टाइम भी उसके अंदर शामिल होंगे और जब हम टॉपिंग करेंगे तो हम उसकी टॉपिंग भी चेरी टोमेटोज़ के साथ करेंगे। साथ में हमें गार्लिक चाहिए, रोज़मेरी हर्ब्स चाहिए हैं, ग्रीन ऑलिव्स चाहिए हैं, ब्लैक ऑलिव्स चाहिए हैं, साथ एलोपिनोज भी हमें चाहिए हैं और लास्ट में जब हमारी ये स्पैगेटी तैयार हो जाएगी तो हम इसकी टॉपिंग करेंगे चेरी टोमेटोज़ और पामेजान चीज़ के साथ। अब ये बन के किस तरह दिखेगी और इसमें ये जो रोज़मेरी हर्ब है ये क्यों जा रही है, बाकी इसकी क्या टिप्स हैं, बन के कैसी दिखती है, ये सब कुछ मैं आपको एंड पे बताऊंगी। आपने किचन सेगमेंट देखते रहे। बहुत शुक्रिया अरीज। और अरीज का ट्रिकी किचन इसका नाम है क्योंकि हर चीज़ में कहती हैं इसकी ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। ट्रिक। अच्छा जी, डॉक्टर शादी के पास वापस आएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए कि आपकी 3 जनरेशन रहीं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वाबस्ता रहीं और सियासत में रहीं, लेकिन पार्लियामेंटेरियन आप हैं पहली और आप तीसरी दफ़ा पार्लियामेंट में आई। जब आप पहली दफ़ा आई, ख़ातून भी थी और ऑब्वियसली एक बहुत एडवांस्ड इलाके से नहीं आपका ताल्लुक़ था, मतलब कोई कॉस्मोपॉलिटन सिटी में नहीं थी आप, तो आपको किसी ने ट्रेन किया कि भाई आपने पार्लियामेंट में जाके करना क्या है, मतलब पार्लियामेंटेरियन करता क्या है और उसने बिल कैसे पास होते हैं, मोशन क्या होती है और वो क्या, वो कोई ट्रेनिंग वगैरह आपने ली या बस किसी को देख के और जान के? एक तो ये बताइए इस हवाले से, क्योंकि जितने भी नए पार्लियामेंटेरियंस बहुत से आते हैं उनका क्या होता है, और दूसरा जब पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी या कोई इस तरह की असाइनमेंट मिलती है उसके लिए कुछ बताया जाता है कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या हैं या आपसे क्या एक्सपेक्टेशंस हैं? सबसे पहले तो जो आपने पूछा कि मैं ऐसे एरिया से थी जहाँ से स्कूल या कॉलेज या कहीं भी जाना एक बहुत बड़ी बात होती थी, तो पार्लियामेंट में पहुंचना सबसे पहले तो हमारे लिए जो एक रोल मॉडल थी हमारी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी कि उनको देख के जिस तरह से वो उन्होंने पूरा अपना जो रही थी, प्राइम मिनिस्टर रही थी, पार्लियामेंटेरियन रही थी, सबसे पहले तो उनका ही हम एज अ रोल मॉडल लेके चलते हैं। दूसरी बात ये है कि जब हम पार्लियामेंट में आए तो हमारी जो लीडरशिप है, हमारी जो सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं जिनमें खुर्शीद शाह साहब हैं, शाजिया मरी साहिबा हैं, नवीद कमर साहब हैं, नफीसा शाह साहिबा हैं और उन दोनों में अज़रा पेचुओ साहिबा भी यहाँ होती थी, तो वो उन लोगों ने हमें काफ़ी ट्रेन किया इन चीज़ों पे कि आपको किस तरह से एज अ पार्लियामेंटेरियन आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है, क्वेश्चन आंसर्स किस तरह से आपने प्रेजेंट करने हैं और रेजोल्यूशन कैसे लाना है, मोशन कैसे लाना है और फिर आपने कॉलिंग अटेंशन कैसे लाना है, जो भी वहाँ का डेकोरम होता था या प्रोटोकॉल होता था वो उन्होंने हमें समझाया था। जिम्मेदारियाँ सारी उन्होंने बताई थी। फिर ये है कि आगे चल के फिर आपने उस चीज़ को प्रेजेंट कैसे किया, क्योंकि मैंने जब ज्वाइन किया था तो विद इन 6 मंथ हमारा एक आपको पता है कि पिलडैट की तरफ से या फाफिन की तरफ से एक सर्वे जारी होता है जो न्यू पार्लियामेंटेरियंस होते हैं उनकी असेसमेंट की जाती है, तो विद इन 6 मंथ में टॉप 5 में आई थी माशाल्लाह। तो मेरे वो एक अचीवमेंट थी मेरे लिए कि जब मैं फ़र्स्ट टाइम पार्लियामेंट में आई और पार्लियामेंट में आने के बाद एक आपको नहीं पता होता कि आपने किस तरह से प्रेजेंट करना है, लेकिन जब 6 मंथ के बाद एक असेसमेंट और एक सर्वे आपके सामने आता है तो आप उसके साथ और कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। ज़बरदस्त। तो वो चीज़ जब मेरे सामने आई तो एप्रिसिएशन लीडरशिप से भी मिली, सब लोगों से मिली, घर से, फैमिली से, और उस जगह से या मैं ये कहूँगी कि मेरे वर्कर्स, हमारे जो वर्कर्स हैं और पनवाकिल जो बहुत छोटा शहर है उसमें उनके लिए तो एक बहुत ऑनर की बात थी कि वहाँ से निकली हुई एक खातून जो है वो इस तरह से टॉप 5 पार्लियामेंटेरियंस में आ जाए, तो ये बहुत खुशी की बात थी मेरे लिए। फिर जब एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली एज अ पार्लियामेंटेरियन सेक्रेटरी
तो उसमें हमें फ्लोर ऑफ द हाउस जितने भी इश्यूज होते थे, क्योंकि मिनिस्टर साहब कभी नहीं होते हैं तो उनको हमने रिप्रेजेंट करना होता था। सही। तो वो असाइनमेंट होती थी कि क्वेश्चन आंसर्स हो या रेजोल्यूशन हो या कोई मोशन हो या कॉलिंग अटेंशन हो, वो हमने प्रेजेंट करनी होती थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं जहाँ पे भी, क्योंकि बीइंग अ पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी हेल्थ मेरा विज़िट रहता था, हॉस्पिटल्स में भी ड्रैप वालों के साथ भी लिंक रहता था, लेकिन मैं ये कहूँगी कि जितने भी लोग थे बहुत कोऑपरेटिव थे। ड्रैप से भी मुझे बहुत हेल्प मिलती थी। जब भी कोई क्वेश्चन होता था तो मैं सबसे पहले इनसे मीटिंग्स करती थी, उनसे लेती थी। कौन से काम है जो मिल के ड्रैप के साथ किए जाते हैं? बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे कि आपने कोई ड्रग, अगर हमारी ड्रग शॉर्टेज, अक्सर हमारे पास ये आती थी, क्वेरीज आती थी कि ड्रग की शॉर्टेज है। और कई बार बेसिक ड्रग्स की शॉर्टेज है, सर दर्द की लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है उनकी शॉर्टेज होती थी। तो मैं सीओ साहब से बात करती थी, तो बहुत जल्द जो हमारे हॉस्पिटल्स, मेजर हॉस्पिटल इस्लामाबाद के थे, उनमें वो ड्रग सप्लाई होना शुरू हो जाती थी। फिर रेबीज़ की जो डॉग बाइट की ड्रग्स होती थी उनके लिए बात होती थी, वैक्सीन्स के लिए बात होती थी। फिर हमारे उस टर्म में फ्लड आया था, और फ्लड में जितनी भी हमें मेडिसिन की रिमोट एरियाज़ में ज़रूरत पड़ी थी या फ्लड एरिया में ज़रूरत पड़ी थी, तो ड्रैप ने हमें काफ़ी हेल्प आउट किया था उसमें। इस पे आसिम साहब से भी ओपिनियन ये टीम वर्क होता है, कोई भी बंदा इंडिविजुअली कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि आप टीम के साथ चलते हैं। तो मेरे ख्याल में सबने बहुत कलेक्टिव एफर्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। आसिम साहब से आप भी इस हवाले से बताइए, और ये भी बताइए कि जैसे इन्होंने कहा डॉग बाइट की या स्नेक बाइट की, अगर कोई, पूरी दुनिया में तो बड़ी जदीद दवाइयाँ भी मौजूद हैं, मल्टीविटामिन्स भी हैं, क्या क्राइटेरिया होता है आपको? अगर कोई, मतलब वो सारी यहाँ पे क्यों नहीं अवेलेबल, लिमिटेड क्यों है कि सिर्फ यही दवाइयाँ चाहिए, बाकी दवाइयाँ क्यों नहीं अवेलेबल? फारूक भाई, ये जो शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स है ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। अगर आज आप इवन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की वेबसाइट पे चले जाएं, FDA, तो आपको एक लिस्ट मिलेगी कि शॉर्ट मेडिसिन्स की लिस्ट है। इसी तरह जो यूरोप की जो वेबसाइट्स हैं या उनकी जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं या उनके मुल्क में या ऑस्ट्रेलिया में ये शॉर्टेज रहती है। इसी तरह पाकिस्तान में है। इसकी वेरियस रीजंस हैं। कभी कोई टेक्निकल इशू आता है, कोई सप्लाई चेन डिसरप्शन होती है, कोई रॉ मटेरियल का इशू बनता है जहाँ से वो दवाई बनती है आगे। तो ड्रैप ने एक कमेटी बनाई हुई है जो इसको डे टू डे बेसिस पे चेक करती है और कोशिश करती है कि प्रोएक्टिवली इसका तदारक किया जाए अगर कोई मेडिसिन शॉर्ट होती है। वैक्सीन, जैसे रेबीज़ वैक्सीन की बात हम करें तो ये इस वक्त हमारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ में भी बनती है और दूसरे मुख्तलिफ मुल्कों से भी आती है। कोशिश यही होती है कि कोई मेडिसिन शॉर्ट ना हो, लेकिन अगर फ़र्ज़ करें इन केस, जैसे कि मैंने बताया कि पूरी दुनिया का एक फिनोमेना अगर शॉर्ट होती है तो उसके लिए ड्रैप ने एक वेबसाइट भी एक ऐप भी लॉन्च की हुई है और उसमें फर्दर एक टोल फ्री नंबर है जिसमें हमारा एक पूरा एक सेल बना हुआ है जो उनको गाइड करता है कि अगर ये मेडिसिन शॉर्ट है तो इस तरह की मिलती जुलती दवाई कौन सी है जो इस्तेमाल कर है, उसको वो प्रोवाइड कर देते हैं। एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, आज़म भाई वापस आएंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर मज़ीद बात करेंगे, डॉक्टर शाजिया से भी इस पर व्यू लेंगे। खातिन आपने जाना कहीं नहीं, स्टे ट्यून्ड, विल बी राइट बैक। एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग की जानिब से रमजान मुबारक। इस बाबरकत महीने में भी एलाइड एतबार इस्लामिक बैंकिंग के जरिए हासिल करें शरीयत के ऐन मुताबिक प्रीमियम डेबिट कार्ड, फ्री ऑनलाइन बैंकिंग, माई ABL डिजिटल बैंकिंग, फ्री चेकबुक, वसीला हज और उम्रा अकाउंट। इसके अलावा मुल्क भर में 127 इस्लामिक बैंकिंग और 1450 से जायद ऑनलाइन ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। एलाइड बैंक, आपके दिल में हमारा अकाउंट। रमज़ान पाकिस्तान की खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन में मैं हूँ राफ़े आवान, मेरे साथ हैं सैयद फ़ारूक हसन। अपने गेस्ट की जानिब बढ़ेंगे, हमारे साथ डॉक्टर शाजिया सोबिया असलम और आसिम रऊफ़ साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे ये जानना चाहें कि जब एक ख़ातून बाहर जाती हैं, काम करती हैं, करियर बनाती हैं,
तो यकीनन वो माँ भी होती हैं, बेटी भी होती हैं, बहन भी होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं कि अपनी प्रोफेशनल लाइफ को भी देखना है और अपनी पर्सनल लाइफ को भी देखना है। तो डॉक्टर शाजिया ने कैसे ये मैनेज किया सारा कुछ? बहुत मुश्किल था। सबसे पहले तो मुझे जो सेक्रीफाइस करना पड़ा वो अपने प्रोफेशन से करना पड़ा। अच्छा। क्योंकि मेरा यह प्रोफेशन था गायनी का। एज अ गायनाकोलॉजिस्ट मेरे पेशेंट्स जो आप कह लें कि 24/7 आप उनको चाहिए होते हैं एज अ डॉक्टर। अच्छा, मतलब फुली प्रैक्टिसिंग डॉक्टर थे? प्रैक्टिसिंग डॉक्टर, आपका अपना क्लिनिक और वो छोड़ के आप सियासत में आ गए? बिल्कुल। तो वो चीज़, और फिर फैमिली के साथ ये है कि क्योंकि जॉब के साथ ही था तो वो थोड़ा सा टाइम एडजस्टमेंट पहले से ही थी, कॉम्प्रोमाइज़ थी, तो वो ज़्यादा टाइम नहीं लगा उस चीज़ को एडजस्ट करने के लिए। फैमिली ने कहा कि पहले हॉस्पिटल जाती थी, आप अब यहाँ जाती हैं, तो बस ये थोड़ा सा हो गया। लेकिन ये है कि बीइंग अ पार्लियामेंटेरियन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं। आपको डॉक्टर होते हुए आपको सिर्फ फोकस होता है एक पेशेंट पे, लेकिन जब आप पार्लियामेंटेरियन होते हैं तो आपके बहुत सारी विजन भी बड़ा हो जाता है और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी ज़्यादा हो जाती हैं कि आपने सिर्फ डॉक्टर बन के आपने नहीं देखना है, आपने दूसरी चीज़ों को भी देखना है। तो घर वालों को फिर आदत पड़ जाती है आपको मिस करने की कि नहीं है आप अवेलेबल, इवेंट्स में नहीं है, आदत बनानी पड़ती है, आदत बनानी पड़ती है। बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें मैं नहीं होती हूँ, जैसे मैंने अपनी बहन की वलीमे को मिस किया था, मैंने अपने भाई के निकाह को मिस किया था। तो ये चीज़ें हैं कि बहुत सारे इवेंट्स ऐसे होते हैं कि हम नहीं कर पाते हैं। बहुत सारी सक्सेसफुल लोगों के पीछे ये कॉम्प्रोमाइजेस नहीं, लोगों को गैदरिंग होती हैं जिन पे हमें थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। नेशनल कॉज के लिए मेरा ख्याल में ये चीजें, कॉज इतना बड़ा है कि उसके लिए आपको ज़ाती कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। एज अ डॉक्टर थे ना, फिर जब हम आए तो मैंने ह्यूमन राइट्स कमेटी की मेंबर थी, एजुकेशन की, हेल्थ की, तो ये सारी चीज़ें देखते हुए फिर हमें उस हिसाब से वक्त के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ग्राफ बढ़ता जा रहा है और बढ़ता भी जा रहा है। आसिफ साहब से भी एक बात पूछना चाह रही थी मैं, बता कि आसिफ साहब जब बात करते हैं ना हम कि कोई मुल्क में कोई खुदा न खासा कोई वबा आ गई है तो बहुत बड़ी तादाद में लोग उससे ज़ाहिर सी बात है इफेक्ट होते हैं, तो ऐसी सूरत हाल में ड्रैप क्या करता है? क्या बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल ले लेता है, फ़ौरन से उसकी दवा बनाने लग जाता है, उसकी इकोनॉमिकल कॉस्ट करता है, पहुंचाता कैसे? हमने रिसेंटली कोविड बर्दाश्त किया, तो इस कॉन्टेक्स्ट में बताइए। जी ऐसे ही है, जब कोई वबा आती है जैसे कि कोविड आई तो ड्रैप ने जितनी भी दवाइयाँ उस कोविड में चाहिए होती थी उसको गेज किया। हमें ये पता होता था कि पूरे पाकिस्तान में कोई फ़लाँ दवाई है उसका कितना रॉ मटेरियल मौजूद है, कितने उससे टैबलेट्स या इंजेक्शंस बन सकते हैं और कितने टैबलेट्स और इंजेक्शंस पाकिस्तान में मौजूद हैं। ठीक है, हमने उन्हें डे टू डे बेसिस पे मॉनिटर किया और फिर होल्डिंग्स को ख़त्म किया कि ये बाज़ दफ़ा जैसे क्लोरोक्विन आई थी तो सारे लोग क्लोरोक्विन के पीछे भागना शुरू हो गए, तो उसको कंट्रोल किया। मास्क थे, सैनिटाइज़र थे। ये एक नया एक्सपीरियंस था ड्रैप के लिए भी और दुनिया के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। लेकिन जब हम उससे गुज़रे तो हमने एक बाकायदा एक प्लान जो कि अदारे जैसे WHO है उनके तावन से एक प्लान तैयार किया कि अगर खुदा न खास्ता ऐसा कोई इमरजेंसी दोबारा आती है तो हम पहले से प्रिपेयर हों। तो उसमें ये सारी चीज़ें जो हैं हमने उसको एक इमरजेंसी एक्शन प्लान जो है वो हमने तैयार किया हुआ है, जिसके मुताबिक अगर खुदा न खास्ता ऐसी कोई चीज़ आती है तो वो दवाइयाँ कितने रॉ मटेरियल मौजूद है। रमज़ान पाकिस्तान में एक मरतबा फिर खुश आमदीद। मैं हूँ सैयद फ़ारूक हसन, मेरे साथ मौजूद हैं राफ़िया अवान। ख़वातीन हज़रात, हमारे साथ ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान के MD चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आसिम रऊफ़ मौजूद हैं और ख़त्ताती के एक्सपर्ट डॉक्टर अता IBA ग्रेजुएट हैं और अपना वो फ़नी नमूना जो है वो यहाँ पे पेश कर रहे हैं और हम यहाँ से देख रहे हैं कि किसी हद तक मुकम्मल होता जा रहा है, जैसे जैसे अफ्तार का वक्त करीब आ रहा है। डिटेल और पूछेंगे कि ये कितना मुश्किल काम है। आसिम भाई से एक सवाल मैं भी पूछना चाहता हूँ, ये बताइए कि ड्रैप में अब आजकल तो डिजिटलाइजेशन का दौर है हर चीज़ में और ट्रांसपेरेंसी के लिए डिजिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है, तो आप ड्रैप भी इस हवाले से अपने आप को कुछ गेयर अप कर रहे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह फ़ारूक भाई, मुझे ये बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है और मैं बड़ा प्राउडली ये बता रहा हूँ कि जी ड्रैप में इस वक्त टोटल ई गवर्नेंस, ई ऑफिस वाला सिस्टम राइज है।
कोई हमारे पास मैनुअल फाइल नहीं है। मैं भी जो काम करता हूँ वो लैपटॉप पे या कंप्यूटर पे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंप्यूटर है हर ऑफिसर के पास। वो जो पहला निज़ाम होता था कि फ़ाइलें उठा के कोई आ रहा है, पहले हमारे कमरे में पहुँची हैं फिर लेके जा रहा है, वो वाला सिस्टम ख़त्म हो गया। और ये जो रिकॉर्ड है ये मतलब इट इज़ हियर फॉर एवर, कोई इसमें कोई इसको डिस्टॉर्ट नहीं कर सकता, तो ट्रांसपेरेंसी इंश्योर होती है। हमारे जो फ़ैसले हैं वो आप किसी वक्त भी उनको एक्सेस कर सकते हैं। फिर हमारे सिस्टम OIES एक सिस्टम हमने नाफिज किया, OIES। पाकिस्तान में जितनी मेडिसिन एंटर हो रही है वो सारी रियल टाइम डेटा हमारे पास मौजूद है, वो सारा कंप्यूटराइज है। जितनी मेडिसिन यहाँ से निकल रही है वो सारा हमारे पास रियल टाइम डेटा मौजूद है। अच्छा। तो एट वन क्लिक ऑफ बटन हमें ये पता चलता है कि जी फ़र्ज़ करें आज के दिन में क्या क्या पाकिस्तान में एंटर हुआ, क्या क्या मेडिसिन, और इसमें स्टॉक कितना पड़ा, क्या क्या रॉ मटीरियल आया। मतलब हमने अपने आप को काफ़ी हद तक अल्हम्दुलिल्लाह डिजिटाइज़ कर लिया, और ये ज़रूरी है ट्रांसपेरेंसी के लिए, विजिबिलिटी के लिए और ट्रेसेबिलिटी के लिए। तो हमें ये पता चलता है कि ये पाकिस्तान में, जैसे अभी आपने कहा कि ये रॉ मटीरियल इतना पड़ा है और इससे इतनी दवाई आसानी से बन सकती है। और इट्स आल्सो टाइम सेविंग, वक्त भी बचता है सेकंड्स। अच्छा, आसिम साहब से ये जानना चाहें कि अगर कोई कंपनी जब रजिस्टर होना चाहती है कि उसने दवा बनानी है, तो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की जानिब से क्या गाइडलाइंस है जिनके ऊपर वो पूरा उतरे तब वो एक दवा साज कंपनी बन सकती है? ये सारी गाइडलाइंस और SOPs हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं, एक एक स्टेप और हर किस्म की स्पेसिफिसिटीज़ कि एक यूनिट लगाने के लिए कितना साइज़ ऑफ द प्लॉट चाहिए, उसको अगर वो अप्लाई करता है तो कितने दिनों में हम उसको साइट वेरीफाई करके देंगे, उसके बाद उसकी कंस्ट्रक्शन का क्या तरीक़ाकार है, और हर सेक्शन जो उसने लगाना है, टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, उसके अंदर क्या मशीनरी चाहिए, उसके इंस्ट्रूमेंट टेस्टिंग के लिए क्या चाहिए, और कौन कौन से लोग उन्हें हायर करने पड़ेंगे इस सारे प्रोसेस के लिए। जब वो सारी चीज़ें ये मुकम्मल कर लेते हैं फिर एक पैनल बनता है, वो एक्सपर्ट का पैनल है, वो जाके उनको चेक करता है, वो चेक करता है और अगर वो सेटिस्फाई होता है तो उसकी रिपोर्ट सबमिट होती है। एक सेंट्रल लाइसेंसिंग बोर्ड बना हुआ है, पूरे पाकिस्तान के उसमें एक्सपर्ट शामिल होते हैं। सही। वो जो बोर्ड है एक्सपर्ट्स का वो फिर उसको ओके करता है कि जी ये यूनिट जो है अब ये दवाई बना सकता है। उसका फिर अगला मरहला दवाई बनाने का आता है। फिर वो दवाई रजिस्ट्रेशंस के लिए अप्लाई करता है, रजिस्ट्रेशन बोर्ड के लिए। रजिस्ट्रेशन बोर्ड भी इसमें बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं, पूरे पाकिस्तान से आए होते हैं। फिर वो हर दवाई को मेरिट पे देख के उसकी एफिकेसी और सेफ्टी को मद्देनज़र रखते हुए फिर उसको रजिस्ट्रेशन ग्रांट करते हैं। और हर बैच टेस्ट होता है, एक दवा टेस्ट होती है जी। हर फैक्ट्री में जो भी फैक्ट्री है उसको बैच जब तक वो टेस्ट नहीं करती वो मार्केट में आ नहीं सकता। तो ये एक मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है। ये ड्रैप करते हैं या प्रोविंशियल लेवल पे या गवर्नमेंट लेवल पे टेस्टिंग जी होती है? ये एक तो टेस्टिंग लैब्स जो मैन्युफैक्चरिंग लेबॉरेटरीज हैं, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं, वो करते हैं। सही। जो गवर्नमेंट करती है जैसे ड्रैप या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स वो सैंपल करती हैं, उसे कहते हैं रिस्क बेस्ड सैम्पलिंग। सही। वो मतलब मुख्तलिफ जगहों पे जाके, मुख्तलिफ स्टोरों पे जाके, यूनिट्स पे जाके सैंपल लेते हैं। वो हर एक बैच को टेस्ट नहीं कर सकते और ना ही ये पूरी दुनिया फिजिकली पॉसिबल भी नहीं है। पॉसिबल। और वैसे भी हेल्थ जो है वो अब एक डिवॉल्व्ड सब्जेक्ट है, तो आप वैसे हेल्थ मिनिस्ट्री के अंडर आता है ये ड्रैप जो है? ड्रैप एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन, ऑटोनोमस बॉडी है, बट आपका हेल्थ मिनिस्ट्री से काफी वास्ता रहता है। हेल्थ मिनिस्ट्री हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री है जो कनेक्ट करती है हमें PM ऑफिस के साथ। रेगुलेटरी बॉडी जी। अच्छा, ये हम ऑटोनोमस रेगुलेटरी बॉडी। अच्छा भाई ये बताइएगा कि ये जो ड्रग्स की कीमत है, मतलब कि एक नई ड्रग आई है या जो इवन सर दर्द की दवाई है, ये कीमत या प्राइस जो है ये भी आप रेगुलेट करते हैं या ये कोई और इदारा है या आप ही करते हैं? इसके लिए हाँ जी, एक स्पेशल कमेटी है जिसे ड्रग प्राइसिंग कमेटी कहते हैं। ठीक है। ये 2018 की ड्रग प्राइसिंग पॉलिसी के मुताबिक इसको बनाया गया है। ठीक है। जिसमें चारों सूबों के सेक्रेटरीज हैं, कास्ट अकाउंटेंट इसमें होते हैं, फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से होते हैं। तो ये एक एक्सपर्ट बॉडी है जो हर दवाई का प्री डिफाइंड फार्मूलाज के मुताबिक असेस करती है और वो उसका एक प्रॉपर तरीक़ाकार दिया गया है जो पॉलिसी में, और उसके बाद फिर वो उसकी प्राइस को डिटरमिन करती है। तो ये दवाइयाँ की जो कीमतें हैं ये मुल्क के लिहाज से होती हैं या एक जेनेरिक, जैसे एक सर दर्द की दवाई है, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेना चाह रहा, क्या उसकी कीमत जो पाकिस्तान में है वही कीमत इसकी श्रीलंका में भी होगी, वही कीमत इसकी बांग्लादेश में भी होगी, वही कीमत UK में भी होगी जी, या पाकिस्तान में सस्ती होगी, UK में महंगी होगी? और जी, जब डिटरमिन किया जाता है प्राइस को तो पहला जो बेंचमार्क रेफरेंस लिया जाता है वो इंडिया और बांग्लादेश का लिया जाता है। अच्छा। अगर फ़र्ज़ करें एक दवाई है, लेट्स से कि जी हम 2 रुपये की उसको दे रहे हैं कीमत,
तो पहले हम देखते हैं कि इंडिया में इसकी प्राइस क्या है और बांग्लादेश में क्या है। तो बिल्कुल आप अगर कंपैरिजन करें तो ज़्यादा तादाद में दवाइयाँ हमारे यहाँ सस्ती हैं, इवन इंडिया से भी। आसिफ साहब, आपसे ये भी बात हम करना चाहेंगे कि जैसे कि आप बता रहे थे कि 94 से 95% तक अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान खुद कफ़ील है खुद दवाइयाँ बनाने में। वो अद्वियात जो नहीं बना पाता वो कौन सी हैं, और वो जब इंटरनेशनली आती हैं उसका क्या प्रोसीजर है, उनकी क्या कीमतें हैं, जो अमराज में मुब्तला है उनकी पहुँच में हैं? और ड्रग्स, ये लाइफ सेविंग ड्रग्स होंगी मेरे ख्याल में। जी, ये कुछ फारूक भाई रेयर डिजीज़ हैं, मतलब कैंसर की कुछ फॉर्म्स हैं और कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसमें डे टू डे रिसर्च होती है। अब कैंसर है जिस तरह, उसमें तकरीबन आप देखें हर महीने में 2-3 किस्म की नई अद्वियात आ रही होती हैं। उन अद्वियात को पाकिस्तान में कंपनी जो कोई फार्मास्यूटिकल फैक्ट्री वो इमीडिएटली नहीं बना सकती, तो उसमें और इस तरह की वैक्सीन्स हैं, जैसे कोविड वैक्सीन आई थी, इस तरह के बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ जब वो नहीं बनती हैं तो वो फिर इम्पोर्ट होती हैं। वो फौरी तौर पे पहले स्टेप के तौर पे इंपोर्ट होती हैं और फिर हमारी कंपनियां उनको फिर वो बनाना शुरू कर देती हैं सेकंड फेज़ में। तो वो जो 6-7% की जो बात हो रही है वो मोस्टली वो मेडिसिन्स हैं जो कि नहीं बनती हैं, टेक्नोलॉजिकली वो ज़रा एडवांस हैं और वो बाहर से आती हैं। अच्छा आसिफ साहब, सिर्फ इंसानों की अद्वियात आती हैं ड्रैप के अंदर या जानवरों की अद्वियात भी आती हैं? जानवरों की भी आती हैं, वेटनरी आपके साथ ही आती है। अच्छा, ये जो इम्पोर्टेड मेडिसिन जो राफिया जो बात कर रही थी, अगर बहुत सी ऐसे सप्लीमेंट्स या विटामिन या मल्टी विटामिन हैं जो यहाँ पे भी अवेलेबल हैं लेकिन बहुत से मुख्तलिफ किस्मों के जो बाहर भी अवेलेबल हैं, तो अगर कोई इंपोर्ट करना चाहे उन्हें, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे ऐसे लोग होंगे जो उन्हें अफोर्ड कर सकते हैं, उसके लिए आपकी परमिशन चाहिए होती है और क्या क्राइटेरिया होता है? देखिए, एक तो इंपोर्ट करना फॉर सेलिंग, टू सेल दी वाइटामिन या मेडिसिन, उसका एक तरीक़ाकार है कमर्शियल, वो कमर्शियल, वो हमारी वेबसाइट्स पे मौजूद है और वो पता किया जा सकता है। परमिशन आप दे सकते हैं अगर वो प्रोसीजर फॉलो करे। वो प्रोसीजर फॉलो करे। एक ये है कि एक इंडिविजुअल अपने लिए कोई मेडिसिन लाना चाहता है, अच्छा, मतलब फ़र्ज़ करें मैं ये चाहता हूँ कि ये फ़लाँ मेडिसिन मैं बाहर से मंगवा लूँ, तो वो NOC ले सकता है। पेशेंट नीड बेसिस NOC कहते हैं, वो 24 आवर में उसको देते हैं हम और वो बाइट से मंगवा सकते हैं। ज़बरदस्त। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आसिम साहब से मैं करना चाहूँगी, फिर हम अपने खताती के इस नमूने की जाने बढ़ेंगे। आसिम साहब, कितनी बड़ी कैपेसिटी है पाकिस्तान की जब हम ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की बात करते हैं? कितनी बड़ी पॉपुलेशन के लिए मेडिसिन तैयार की जा रही है और उसको क्रॉस चेक किया जा रहा है? जी माशाल्लाह, देखें 25 करोड़ के करीब लोग हैं सारी आबादी, और अल्हम्दुलिल्लाह जैसे हम कहते हैं कि मोर देन 90% मेडिसिन्स में पाकिस्तान जो है वो खुद कफ़ील है, तो ये बहुत बड़ी बात है। इस वक्त कोई 60 से ज़्यादा मुल्कों में हमारी मेडिसिन्स जो हैं वो जा रही हैं, जो कि हमारी मेडिसिन्स की क्वालिटी जो है उसका एक इजहार है, मतलब एक्सपोर्ट हो रही है। एक्सपोर्ट हो रही है। अच्छा, यानी यहाँ पे बन के एक्सपोर्ट, यहाँ से बन के 60%। जी, और कोविड में जो हमने वैक्सीन्स, इवन हमने बहुत सारे ऐसे एडवांस कंट्रीज़ में भी, साउथ अमेरिका, UAE, इस जगह भी भिजवाएँ, तो ये हमारी मेडिसिन एक्सपोर्ट भी माशाल्लाह हो रही हैं। और हमारा टारगेट ये है, जैसे कि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि हम जो है ये अपने एक्सपोर्ट्स को बहुत ज़्यादा बढ़ाएं, उसके लिए हम काफ़ी, ताकि ज़र मुबादला कमाया जा सके और आपको फैसिलिटी भी दे रही होगी गवर्नमेंट। अच्छा, एक राफे में सवाल पूछना चाहता हूँ, जब हम बीमार होते हैं, आसिम भाई बताएं, तो डॉक्टर पास जाते हैं और एक पत्ता लिख देता है सर दर्द का, बुखार का, अच्छा उसमें से हम 2 या 3 गोलियाँ इस्तेमाल करते हैं, 7 गोलियाँ रह जाती हैं उसी तरह पैकिंग में, और फिर वो बढ़ती रहती है, क्योंकि कभी दांत में दर्द हुई उसका 2 पत्ते ले लिए, सर में दर्द हुई उसका 2 पत्ते ले लिए, तो फर्स्ट एड बॉक्स भी काफ़ी बड़े वाला। अब घर में और भी लोग होते हैं, तो मुझे ये बताएं कि ये जो इस्तेमाल होगी दवाइयाँ चलें, उससे तो फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ वो बात की बात है। जो बच गई उनकी एक एक्सपायरी डेट होती है, ऑब्वियसली 2 साल 3 साल, जब वो एक्सपायरी डेट गुजर गई, उन दवाइयों का कोई इस्तेमाल, कोई रीप्रोसेसिंग, कोई रिसाइकलिंग या कुछ ऐसा होता है निज़ाम? जब जब दवाई एक्सपायर हो जाती है तो उस दवाई को प्रॉपर्ली डिस्पोज करना चाहिए, ठीक है, डिस्पोज ऑफ करना चाहिए। और वो अगर मैं ये मशवरा दूंगा कि मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में जाके वो जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है वहाँ पे दे देनी चाहिए। वो फिर एक इंसिनरेशन का एक प्रोसेस है, उसको ज़ाया करने का, तलफ करने का एक प्रोसेस है, वो फिर वो अडॉप्ट करते हैं। और ये एक्सपायर्ड मेडिसिन इस्तेमाल करने से आप की तबीयत ख़राब हो सकती है और इसका एडवर्स इफेक्ट भी हो सकता है? जी बिल्कुल हो सकता है, हो सकता है। अच्छा, पाकिस्तान के जो मेडिकल स्टोर्स हैं इनके अंदर फार्मासिस्ट का होना बहुत ज़रूरी है जी। इस हवाले से भी कुछ बताइएगा कि अगर वहाँ पर मेडिसिन ख़राब हो जाती है तो ये उनका काम है उसको क्रॉस चेक करना कि एक्सपायर्ड है तो उसको तलब किया जाए। हर फार्मेसी पे फार्मासिस्ट का होना ज़रूरी है, और ये हमारी, जैसे मैंने शुरू में बताया था कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इसको देखती हैं, इस सारे प्रोसेस को, सेलिंग ऑफ द मेडिसिन, फार्मेसीज, मेडिकल स्टोर्स को।
तो अभी ये पिछले को 5 साल से काफ़ी अवेयरनेस आई हुई है। यहाँ तो फार्मासिस्ट उधर होगा या असिस्टेंट फार्मासिस्ट होगा, तो ये उसके बगैर वो स्टोर या फार्मेसी नहीं चलता। उसको सील कर सकते हैं आप, जी बिल्कुल, और करते भी हैं। ठीक है, आप हमारे साथ ही हैं स्टूडियो में आसिम रऊफ और डॉक्टर अता की जाने पड़ेंगे। अता, हम आपको देख सकते हैं इस वक्त यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली आपकी जो खत्ताती है नज़र आ रही है, खूबसूरत हरूफ, और क्या इसमें कितना वक्त है इसको मुकम्मल होने में? मुकम्मल हो गई है, ऑलमोस्ट हो चुकी है। 25 मिनट में इन्होंने कुछ डिफाइन करेंगे इसको? अता, इसमें इस तरह से है कि इधर जो फ्रंट साइड है और अपर साइड पे हमने अल्लाह ताला का जो खूबसूरत नाम है अर्रहमान वो लिखा है, और एक पूरी सूरह जो है कुरान पाक की अर्रहमान से मंसूब है। और उसके बाद बिस्मिल्लाह से आगाज़ किया, और उसके बाद जो एक आयत है फ़बी अलाई रब्बिकुमा, कि तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत को जुटलाओगे, उसको इस तरह पेंट किया है। और कलर्स का कम्बिनेशन इस तरह रखा है कि बॉर्डर्स पे थोड़ा डार्क है, फिर अंदर थोड़ा सा जो है उसको लाइट किया है, और जो प्रोमिनेंट इसमें हमने वर्ड रखा है वो रहमान ही रखा है, और उसको एक बोल्ड फॉर्म में लिख दिया, फिर छोटा छोटा भी उसको रिपीट किया है ताकि थोड़ी जो है फिलिंग हो सके इसमें। और यहाँ पे जो मेन आयत है वो यहाँ लिख दी है। अच्छा, ये इसकी जो आपने ये पोजिशनिंग, ये जो गोल्डन कलर और ये रेड और येलो कलर जो यूज़ किए हैं, ये इसके पीछे कोई साइंस है या ये क्रिएटिविटी आपको जिस तरह से आमद होती है तो आप? जी बिल्कुल इसी तरह से है जैसे एक कंपोजिशन बनती है, तो आर्ट में भी कंपोजिशन है। ठीक है, उसमें इस तरह रखते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे डार्क लिखा है तो मैंने बैकग्राउंड लाइट रखी हुई है। अच्छा, अगर मैं बैकग्राउंड भी डार्क या ग्रे कर दूंगा तो ये नज़र नहीं आएगा। इसी तरह मैंने अगर यहाँ पे वाइट लिखा है तो उसका बॉर्डर जो है वो थोड़ा बोल्ड करके ब्लैक कर दिया ताकि वो प्रोमिनेंट हो जाए। और ये ख़त शिकस्ता है, थोड़ा सा शिकस्ता हालत में होता है, प्रिमिटिव ख़त है। और ये जो है ये ख़त सुल्स की फॉर्म है, और ये कुछ कुछ नस्तालीक, और उसको कंबाइन भी आप कर लेते हैं। सही, यानी 7 ख़त हैं, तो जो सातों लिख लेता है उसको हफ्त कलम कहते हैं, हफ्ता भी 7 सही, सही, सही। तो जब आप इस पे काम करते रहते हैं फिर आप मुख्तलिफ जो खतूत है उनको कंबाइन करके एक नया स्क्रिप्ट बना लेते हैं। तो अता सोच के बनाते हैं कि मैं ये बनाऊंगा, या जब फिर रंग उठाते हैं तो खुद ब खुद वो अपनी बहर में बनता चला जाता है? यानी इसको बनाने से पहले ये नहीं पता था कि ये क्या चीज़ बनेगी, लेकिन फॉर्मेट क्या रखेंगे इसका, हाँ कुछ बेसिक्स पता होती हैं, जैसे अल्फ़ाबेट्स की हैं। इसी तरह हम जब बना रहे होते हैं तो शुरू में सिर्फ ये बेसिक्स का पता है कि कलर्स का कम्बिनेशन क्या रखना है, डार्क पे डार्क नहीं लिखना, ठीक हो गया, लाइट पे बहुत लाइट लिखेंगे नज़र नहीं आएगा। लेकिन जब आप कलर्स को मिक्स करते हैं, उस पर कैलीग्राफी करते हैं, तो हर पेंटिंग जो है वो एक नई शक्ल में सामने आती है। सही। तो इसी तरह इसको कह लें कि दिस इज़ दी आर्ट ऑफ ब्यूटी ऑफ कुरान। तो इन आयात की पूरी आप उसको ज़हनशीन भी करते हैं, पूरी आयात को कहाँ ज़बर है, कहाँ ज़ेर है, कहाँ तशदीद है? उसमें ऐसा है कि कुछ आयात तो हैं जो बहुत ज़्यादा मतलब कॉमन है, पॉपुलर है। हाँ जी, जैसे आप कह लें कुल शरीफ हैं वो तमाम ही, सूरह इखलास होगी, सूरह फलक, सूरह नास, इसी तरह सूरह रहमान की कई आयात हैं, इसी तरह लोहे कुरानी है, इसी तरह आप कह लें कलमे तैयबा है। तो वो तो सैकड़ों बार लिखा जा चुका है, तो आपको याद हो गया होगा वो लिख के बार बार। तो आपने बेसिकली ये कमर्शियल बेसिस पे भी करते हैं आप? जी किसी हद तक, लेकिन ज़्यादा जो है आप कह लें कि शौक की बुनियाद पर। आपने किया MBA है, PhD किया आपने मार्केटिंग में, फील्ड आपका कॉमर्स और इकोनॉमिक्स के हवाले से है, और आप कर ये रहे हैं माशाल्लाह। तो इसके अलावा भी कोई प्रोफेशन है, कोई इंटरेस्ट है आपका इकोनॉमिक्स में या किसी और इंडस्ट्री में, या दिस इज़ योर प्रोफेशन? प्रोफेशन इस तरह से कि मैं चूँकि रिसर्च करता हूँ, रिसर्च आर्टिकल्स लिखता हूँ, साथ मतलब एक सिलसिला है अल्लाह ताला की ज़ात की तरफ से, तो कोई इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस चीज़ को मेंटेन इसलिए किया, ये शौक़ है। और इस शौक़ में ऐसा है कि एक किस्म का आपने सुना होगा स्ट्रेस, जब हम शुरू करते हैं तो 3 घंटे कैसे गुजरे पता ही नहीं चलता। इट्स लाइक अ पैशन, मतलब आपका अंदर से पैशन, देन एप्रिसिएशन, और फिर साथ साथ कल्चर, और फिर इस तरह कह लें कि एक एक स्ट्रोक में ना आपको फील आती है। अच्छा, अपने जज्बात को इसके साथ थोड़ा रिलेट करके बताएं, कैसा महसूस करते हैं जब ये बना रहे होते हैं? क्या ये खताती के बाद आप पुरसुकून महसूस करते हैं, अपने आप को कनेक्टेड महसूस करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला से? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि एक सेल्फ एक्चुअलाइजेशन और एक सेटिस्फेक्शन तो होती है कि आपने जो चीज़, एक टारगेट है, अगर वो यहाँ से कंप्लीट नहीं, यहाँ से नहीं, तो वो एक जो है तशनगी रहेगी, एक प्यास रहेगी, कुछ खाली है, तो उसको आप कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद ये है कि जैसे एक ये हैबिट आपकी बन जाती है, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है। मैं जहाँ सोता हूँ तो मेरे दाएं बाएं
कुछ ब्रश होते हैं, कुछ ये कैनवस पड़ा हुआ है। जब जैसे- आमद हुई पार्ट ऑफ आपने योर लाइफ। जी जी जी, जैसे हमारे और बहुत सारे शौक होते हैं, हम उनकी तस्कीन के लिए कोई ना कोई स्टेप लेते हैं। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो एक ये मैसेज भी है फॉर द यूथ ऑफ पाकिस्तान कि चाहे आप कुछ भी पढ़ें, अपने विरसे के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर वक्त निकालिए। व्हाट अ क्रिएटिव, कंस्ट्रक्टिव, स्पिरिचुअल, रिलीजियस हॉबी। यस, बहुत खूबसूरत हॉबी है, बहुत खूबसूरत बहुत हॉबी है। ज़बरदस्त। और इसको ऑयल पेंट्स वगैरह के साथ भी करते हैं कि सिर्फ वाटर पेंट्स हैं या मार्कर्स हैं? देखिए, जिस तरह मतलब बाकी फील्ड्स में तरक्की आई है, तो पहले ऑयल पेंट्स होते थे। ऑयल पेंट्स के लिए जैसे आप कह लें कि उसको सूखने में हफ्ता भी लग जाता था। ठीक है, जब से एक्रेलिक पेंट्स आए हैं, एक तो ये है कि इसमें ऑयल आपको डालना नहीं पड़ता, ये वाटर बेस्ड है, और साथ साथ ये 10 मिनट में खुश्क हो जाता है। इसने ठीक है। पाकिस्तान की जो मतलब आर्टिस्ट की कम्युनिटी, उनको भी बूस्ट दी है, और पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट काम कर रहे हैं वो पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में जो है इंटरनेशनल कैनवस पे और पेश आप कर रहे भी हैं। पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करेंगे। बिल्कुल, हमारी बहुत सारी दुआएं हैं आपके अरीश लिए। के पास अता चलें जी। बिल्कुल किचन बिल्कुल, में अरीश के देखते हैं कि पास। डिश तैयार होगी है कि नहीं। जी, आइए, over to you, स्पैगेटी पोमोडोरो जो है वो तैयार हो चुकी है, और आप देख रहे हैं कि अब इसकी टॉपिंग जो है वो चीज़ के साथ हो रही है। इंग्रेडिएंट्स आपने नोट कर लिए होंगे, मैं जल्दी से आपको बता देती हूँ कि हमने इसको तैयार कैसे किया है। हमने पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया और हमने उसको लहसुन को सौते किया, और साथ में जो रोज़मेरी हर्ब्स थे हमारे पास उसको भी हमने सौते कर लिया। अच्छा, लहसुन को आपने क्रश नहीं करना है, लहसुन उसी तरह जाएंगे जिस तरह से हम छील के लहसुन को साफ़ करते हैं, तो उसी कंडीशन में लहसुन जाएंगे। और रोज़मेरी हर्ब्स को हमने अच्छे से सौते करना है। साथ में हमने उसमें शामिल कर देने हैं ग्रीन ऑलिव्स, ब्लैक ऑलिव्स, और अगर आप सोया सॉस ऐड करना चाहते हैं, ऑयस्टर सॉस ऐड करना चाहते हैं, तो ये एक एडिशन है, आप ऐड कर सकते हैं। हमने ऐड नहीं किया, हमने टोमेटो सॉस इसमें ऐड किया है, और चेरी टोमेटोज़ बहुत ज़्यादा इसमें गए हैं क्योंकि इसका नाम है पोमोडोरो, तो इसमें चेरी टोमेटोज़ बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल हुए हैं। फिर हमने अच्छे से इसको जो है वो मिक्स कर लिया, और जो इसके अंदर हमने रोज़मेरी हर्ब्स डाले थे वो हमने इससे वापस निकाल लिए। निकाले क्यों? क्योंकि उनका टेस्ट जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा फ्लेवरफुल है, तो हो सकता है कि अगर ज़्यादा देर तक उसमें वो हर्ब्स मौजूद रहते हैं तो हमारा पास्ता जो है वो खट्टा हो जाए, ख़राब हो जाए, या उसका टेस्ट ऐसा हो जाए जो खाने वालों को पसंद ना आए। तो बस आपने कुकिंग टाइम के लिए उसको अंदर डालना है और बाद में आपने निकाल लेना है। हमने 85% पास्ता जो है वो बॉइलिंग के टाइम कुक कर लिया था। 15% जब बाकी चीज़ें इसके अंदर गईं तो ये कुक हुआ। मीडियम टेम्परेचर पर आपने इसको बनाना है। पास्ता वाटर का इस्तेमाल करें ताकि ये थोड़ा सा जूसी रहे, टेंडर रहे, थिन सा हो, खाने में मज़ा आए। हमारा प्लेटर जो है वो तैयार है, आप इसको तैयार हो गया है। बहुत शुक्रिया आपका अरीज, और आसिम रऊफ साहब आपके वक्त का बेहद शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप आए, बहुत सी आपने वक्त बेसिक निकाला। चीज़ें थी जो आज लोगों को मेरे ख्याल में पता चली होंगी। और यहाँ पे मैं राफे ये बताता चलूँ ऑडियंस को कि हमारी कोशिश होती है कि ऐसे मेहमान बुलाएं बिल्कुल, जो ऐसे इदारों को हेड कर रहे हैं जिसके बारे में हम सबकी कॉमन नॉलेज के लिए, पब्लिक नॉलेज के लिए वो इदारे बने हुए होते हैं और हमें अक्सर नहीं पता होता। या फिर हम अपने हीरोज़ को बुलाएं, जैसे डॉक्टर अता को हमने आज बुलाया, ये भी हमारे हीरो हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। ये वो हैं जिनके पास वो हुनर है जो पूरे पाकिस्तान को, वो पूरी दुनिया में रोशन करते हैं, अपना नाम रोशन करेंगे, पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। बेशक बेशक। तो बहुत अता, शुक्रिया आपका भी बहुत आसिम, आपका भी, अता आपका भी बेहद शुक्रिया। नाजरीन, अब से कुछ देर ही बाद आप देखेंगे कि लाहौर और उसके मज़ाफ़ात में अज़ान मगरिब का वक्त होगा और लाहौर के तमाम शहरी रोज़ा इफ्तार करेंगे। ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो हमारे साथ एक नातख़्वाह मौजूद होंगे, दानियाल मेहरवी, जो कि हदिया नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करेंगे। आज के प्रोग्राम से नाजरीन इतना ही। कल एक नए खुसूसी इफ्तार ट्रांसमिशन के साथ हाज़िर होंगे। राफ़िया अमान और सैयद फ़ारूक हसन को दीजिए इजाज़त। फ़ी अमान अल्लाह।